हेलो, सलाम, नमस्ते, आदाब। आइए आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पादप में श्वसन, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इस चैप्टर का अंतिम भाग पे हम लोग आगे अंतिम पड़ाव पे बैलेंस शीट ऑफ रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। श्वसनी संतुलन चार्ट, बैलेंस शीट। संतुलन चार्ट मतलब बैलेंस शीट। क्या हासिल किया, क्या पाया, क्या खोया, उसका हिसाब किताब लगाने हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं बैलेंस शीट पे। प्रत्येक ऑक्सीकृत ग्लूकोज अणु से बनने वाले प्राप्त शुद्ध अणुओं की एटीपी की गणना करना अब संभव है। जब ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीकृत पाथ द्वारा एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो कुल हमें कितने एटीपी मिले इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। किंतु वास्तविकता में ये एक सैद्धांतिक अभ्यास ही रह गया है। लेकिन हम लोग जब इसकी अभी गणना करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिकली कुछ एजम्पशन पे आधारित है। ये एजम्पशन मीन मान लो ये ए ये बी, जैसे आप गणित में मानते हैं, तो कुछ आप एज्यूम करते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, तब हम उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। वास्तविकता में ये एक तरह का अगर देखें तो ट्रूली अगर देखा जाए वास्तविकता में, एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो ये एक तरह का मतलब आप कहिए कि बस प्रैक्टिस ही है। एक हमारा प्रिंसिपल प्रैक्टिस है जिससे हम ये बता पाएँ कि कितने एटीपी बन पाएंगे। यह गणना कुछ निश्चित कल्पनाओं के आधार पर की जाती है। तो कुछ कल्पनाएं एजम्पशन है जिनको हम करेंगे तभी हम ये गणना कर पाएंगे। यह एक क्रमिक सुव्यवस्थित क्रियात्मक पथ है। क्रम से चलने वाला, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होने वाला क्रमिक सुव्यवस्थित क्रियात्मक पाथ है, जिसमें एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार का निर्माण होता है। एक सबस्ट्रेट से एक क्रियाधार, जैसे ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा, तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाइस फॉस्फेट से ढाप ढाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और हमारा पागल PGAL फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो एक सबस्ट्रेट से दूसरे का निर्माण एक क्रम में हो रहा है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो एक क्रम में हो रही हैं चीज़ें, एक क्रियाधार से दूसरा आधार बन रहा है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस से शुरू होकर TCA साइकिल तक एक के बाद एक चीज़ें आती हैं। तो ग्लाइकोलिसिस हुआ। ग्लाइकोलिसिस अब याद कर लो आप स्टेप इसके। ग्लाइकोलिसिस के बाद आपका लिंक रिएक्शन हुआ। व्हाट इज़ लिंक रिएक्शन? लिंक रिएक्शन जब पायरुविक एसिड आपका एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट किया गया, उसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद एसिटाइल को एंजाइम में एंटर हो जाएगा, किस में? TCA साइकिल में। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, TCA साइकिल, और आखिरी में आके ETS। इतने चरण हुए हैं तो हमारा पूरा हो पाया है श्वसन का। ग्लाइकोलिसिस में संश्लेषित NADH माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, जहाँ उसका फास्फोरिलेशन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है आपका साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस में भी बने थे आपके रिड्यूसिंग पावर, NADH बना था। अब NADH का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो जो ग्लाइकोलिसिस में NADH बना वो साइटोप्लाज्म में बना, उसको आना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तभी उसका हो पाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, सारी बातें अब आप बात समझो क्या होने जा रहा और क्यों होने जा रहा। ग्लाइकोलिसिस में संश्लेषित NADH माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, जहाँ उसका फास्फोरिलेशन होता है। पथ का कोई भी मध्यवर्ती दूसरे यौगिक के निर्माण में उपयोग में नहीं आता। हम लोग ये एजम्पशन कर रहे हैं कि पथ में कोई भी मध्य जो इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट बन रहे हैं उसका कोई दूसरा यौगिक नहीं बनेगा, ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं होगा, वो एक ही दिशा में चलेगा, एकल दिशा में। तो ग्लाइकोलिसिस हो रही है, और ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप पायरुविक एसिड एसिटाइल को एंजाइम में, और वो एंटर हो गए किस में? TCA साइकिल में। ऐसा नहीं है कि आपने पायरुविक एसिड या कोई अमीनो एसिड या आपने कोई ग्लिसरल्डिहाइड दे दिया, लो भैया ग्लूकोज बना लो भैया फैटी एसिड बना लो। उनका कोई भी दूसरा इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो इसी पथ में यूज़ हो रहा है। पथ का कोई भी मध्यवर्ती। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे बने हैं प्रोडक्ट, इसमें से कितनी एनर्जी हम लोग निकाल पाए हैं, इस चीज़ का हम लोग कैलकुलेशन इस समय कर रहे हैं। तो कुछ एजम्पशन, कुछ हमारे कल्पनाएं हैं। पहली कल्पना तो ये कि एक क्रमिक सुव्यवस्थित क्रिया हो रही है, जिसमें एक से दूसरा बन रहा है। ग्लाइकोलिसिस से शुरू होकर TCA साइकिल तक सब क्रमवार रूप में होगा। ये सारी बातें एजम्पशन है। ग्लाइकोलिसिस में संश्लेषित NADH माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। पथ का कोई भी मध्यवर्ती दूसरे यौगिक का निर्माण नहीं करेगा। श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग हो रहा।
और केवल ग्लूकोज बर्न करी जा रही है। कोई दूसरा वैकल्पिक क्रियाधार पथ के किसी भी मध्यवर्ती चरण में प्रवेश नहीं कर रहा, और कोई भी दूसरा वैकल्पिक उसका जो ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट है, जैसे हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज हम लोग की बॉडी में सेल का जो प्रेफरेबल, जिसको वो पसंद करता है, ग्लूकोज है। लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं मिली तो वो प्रोटीन और फैट को भी जलाता है। पहले वो फैट को जलाएगा, वसा को, उसके बाद वो प्रोटीन को जलाएगा। एनर्जी तो हमको चाहिए। तो कोई दूसरा वैकल्पिक क्रियाधार पथ के किसी भी मध्यवर्ती चरण में प्रवेश नहीं कर रहा। हालांकि इस तरह की कल्पना सजीव तंत्र में वास्तव में तर्कसंगत नहीं है। हालांकि ये जो हमने इफ एंड बट लगा दिए कि ऐसा होगा तो वैसा, वैसा होगा तो ऐसा, ये जो कल्पनाएं हैं या ये जो शर्तें, नियम कानून लागू नॉर्मली लिविंग में, ये बातें जस्टिफाई नहीं है। सभी पथ एक के बाद एक नहीं बल्कि एक साथ काम करते हैं। हम लोगों ने माना पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन हुआ, लिंक रिएक्शन के बाद TCA हुआ, तो एक क्रम में। जबकि लिविंग में क्या है कि सभी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। हमने क्या किया, एक फैक्ट्री चली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, यहाँ पे सभी चीज़ें एक साथ एट अ टाइम ऑपरेट हो रहा। पथ में क्रियाधार आवश्यकता अनुसार बाहर व अंदर आ सकते हैं। साथ के साथ हम लोगों ने ये बोला कि भाई इंटरमीडिएट मध्यवर्ती क्रियाधार जो है उनका कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। मध्यवर्ती क्रियाधार का ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल किया जाता है। तो मध्यवर्ती जो चीज़ें बन रही हैं उनका किसी दूसरे इस्तेमाल में किया जा सकता है, दूसरे उपयोग के लिए। पथ में क्रियाधार आवश्यकता अनुसार बाहर तथा अंदर आ जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार ATP का उपयोग हो सकता है। एंजाइम की क्रिया की दर को अनेक विधियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो ATP सिंथेसिस जो है एज पर नीड है, और ये सब चीज़ें जो है एंजाइम की क्रिया की दर को अनेक मल्टीपल मैकेनिज़्म है, विधियाँ हैं जिनके द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। फिर भी यह क्रिया करना उपयोगी है, इस बात की गणना करना कि कितने ATP बने, क्योंकि सजीव तंत्र में ऊर्जा का निष्कर्षण व संग्रहण हेतु इसकी दक्षता सराहनीय है। क्योंकि लिविंग बीइंग के केस में ऊर्जा का निकलना ऊर्जा का ग्लूकोज से, और उसको सहेज के रखना और उसकी इस्तेमाल करना, ये जो दक्षता है ये बड़ी सराहनीय है। अतः ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से ATP के 36 अणुओं की शुद्ध प्राप्ति होती है। तो ATP के ये वाली लाइनें आप अंडरलाइन कर लीजिए। आपसे यही पूछा जाता है कितने अणु बन सकते हैं ATP के, ग्लूकोज के एरोबिक रेस्पिरेशन से, ऑक्सीकृत श्वसन से। तो ग्लूकोज के एक अणु के लब्बोलुआविये ग्लूकोज के फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बाय मीन्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीकृत श्वसन के द्वारा कितने अणु बन सकते हैं? 36 अणु बन सकते हैं। हमें किण्वन व ऑक्सी श्वसन की तुलना करें तो किण्वन में कितने बन रहे थे? 2। ऑक्सी श्वसन में 36। किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, जबकि ऑक्सी श्वसन में पूर्णतः विघटन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनते हैं। ये बात मैं पिछले 2-3 लेक्चर से आपको रटा रटा के बता रहा हूँ कि भैया किण्वन में पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। किण्वन में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड बनने के दौरान ATP के शुद्ध 2 अणु बनते हैं, जबकि ऑक्सी श्वसन में बहुत अधिक 36 अणु बनते हैं। किण्वन में NADH का NAD में ऑक्सीकरण मंद गति से होता है, जबकि ऑक्सी श्वसन में तीव्र गति से होता है। ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। किण्वन में फर्मेंटेशन में NADH जो रिड्यूसिंग पावर बनी उसका ऑक्सीडेशन NAD+ में स्लो प्रोसेस है, जबकि ऑक्सी एरोबिक रेस्पिरेशन में ये फास्ट प्रोसेस है। अब हम लोग आ रहे हैं अगले हेडिंग पे। अगली हेडिंग है हमारी एम्फीबोलिक पाथवे। सांस के लिए ग्लूकोज अनुकूल क्रियाधार है, श्वसन के लिए ये मोस्ट प्रेफरेबल सबस्ट्रेट है, सबसे अनुकूल है। श्वसन में सभी कार्बोहाइड्रेट उपयोग में लाने से पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड हैं उनका परिवर्तन किस में हो जाएगा? मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड क्या? ग्लूकोज। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनका पहले ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। दूसरे क्रियाधार भी सांस में प्रयोग लाए जा सकते हैं, ठीक है जी, किंतु वह सांस के पहले चरण में, लेकिन वो श्वसन के पहले चरण में, दैट इज़ द ग्लाइकोलिसिस। श्वसन का पहला चरण क्या है? ग्लाइकोलिसिस। लेकिन वो श्वसन के पहले चरण में उपयोग में नहीं आते।
ठीक है जी। श्वसन के पहले चरण में ग्लाइकोलिसिस में उपयोग में नहीं आते। चित्र को देखिए, अभी देखते हैं विभिन्न क्रियाधार श्वसन विभिन्न क्रियाधार विभिन्न जो सबस्ट्रेट हैं श्वसन पथ में कहाँ उपयोग करते हैं। ठीक है, वसा सबसे पहले ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में विघटित होता है, तो वसा का ब्रेक डाउन हो जाएगा फैटी एसिड व ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में विघटित होता है। यदि वसा अम्ल सांस के उपयोग में आता है, यदि वसीय अम्ल सांस के उपयोग में आता है तो पहले एसिटाइल कोएंजाइम में बनकर पथ में प्रवेश करता है। तो पहले इसका वसा का डाइजेशन हो गया अप टू द लेवल ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब अगर इसको फैटी एसिड को एंटर करना है रेस्पिरेटरी पाथवे में, इस रास्ते में कि इसका ब्रेकडाउन हो जाए, तो पहले इसका कन्वर्जन होगा एसिटाइल कोएंजाइमे में, फिर एसिटाइल कोएंजाइमे के लेवल पे ये एंटर हो जाएगा। ग्लिसरॉल पहले, ग्लिसरॉल का कन्वर्जन पहले होगा पागल में फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, फिर ये श्वसन पथ में एंटर हो जाएगा। प्रोटीएज एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, प्रोटीएज एंजाइम ब्रेक डाउन करेंगे, अमीनो एसिड्स बनेगा। अमीनो एसिड्स का डीएमिनेशन होगा, उसमें से अमाइनो ग्रुप निकाल दिया जाएगा तथा ये उसके बाद डीएमिनेशन के बाद क्रेब साइकिल के विभिन्न चरणों में एंटर हो सकते हैं। क्योंकि सांस के दौरान क्रियाधार टूटते हैं, जब सांस श्वसन के दौरान क्रियाधार का ब्रेकडाउन होगा, अतः सांस प्रक्रिया परंपरागत रूप से रिड्यूसिंग प्रक्रिया है, अपचयी प्रक्रिया है, उपचयी प्रक्रिया नहीं है। और श्वसन पथ श्वसनी पथ अपचयी पथ है। सांस की जो प्रक्रिया, तो सांस की प्रक्रिया अपचयी प्रक्रिया है तथा श्वसन पथ अपचयी पथ है। किंतु क्या आप इसे ठीक समझते हैं? ऊपर वर्णित है कि विभिन्न क्रियाधार ऊर्जा हेतु श्वसन पथ में कहाँ प्रवेश करते हैं। तो ऊपर अभी हम लोग चलते हैं, ऊपर के डायग्राम में ये दिखाया गया है कि भैया कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का अप टू द ग्लूकोज, और ग्लूकोज एंटर हो जाएगा फिर किसमें, ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। अगर यहाँ पे प्रोटीन है तो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे प्रोटीएज, बनेंगे अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड का डीएमिनेशन, डीएमिनेशन के बाद पायरुविक एसिड के लेवल पे एंटर हो जाएगा। और अगर फैट है तो फैट का डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया, वसा का, वसा से बनेगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, फैटी एसिड का एसिटाइल कोएंजाइमे में और ग्लिसरॉल का फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के रूप में एंटर होगा हमारे श्वसन पथ में। ठीक है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग ये लोग एंटर हो रहे हैं श्वसन पथ में। ऊपर वर्णित है कि विभिन्न क्रियाधार ऊर्जा हेतु श्वसन पथ में कहाँ प्रवेश करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ भी डिस्कस किया। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह यौगिक उपरोक्त क्रियाधार बनाने के लिए श्वसन पथ से अलग है। यह यौगिक उपरोक्त क्रियाधार बनाने के लिए श्वसन पथ से अलग होंगे, अतः पथ में प्रवेश करने से पहले वसीय अम्ल अब क्रियाधार के रूप में उपयोग में आते हैं, तो श्वसी पथ में उपयोग में आने से पूर्व एसिटाइल कोएंजाइमे में विघटित हो जाता है। अतः ये लोग दोनों तरह से काम कर रहे हैं, इनसे चीज़ें बन भी सकती हैं और इनका ब्रेकडाउन भी हो सकता है। मतलब जड़ में बात ये है, ये कलिष्ठ लाइनें हैं, इनसे आपको पूछा नहीं जाता, आपसे ही पूछा जाता है कि इसको एम्फीबॉलिक, एम्फी का मतलब बोथ वे, एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों बोल रहे हैं, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक क्यों नहीं बोल रहे हैं। कैटाबॉलिक पाथवे वो होता है जिसमें चीज़ों का विखंडन होगा, एनाबॉलिक पाथवे होता है जिनमें चीज़ों का संश्लेषण होगा। इसमें चीज़ों का संश्लेषण और विखंडन दोनों हो सकता है। इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यौगिक क्रियाधार, उनसे निकाल के हम निर्माण भी कर सकते हैं, और अगर उसी पाथ में बने रहेंगे तो उनका विखंडन भी हो सकता है। जब जीवधारी को वसा अम्ल का संश्लेषण करना होता है तो एसिटाइल कोएंजाइमे अलग हो जाएगा। मानिए वसीय अम्ल का संश्लेषण करना है तो एसिटाइल कोएंजाइमे अलग हुआ और एसिटाइल कोएंजाइमे से वसीय अम्ल बन गया। इसीलिए वसा अम्ल के संश्लेषण तथा विखंडन के दौरान श्वसी पथ का उपयोग किया जा सकता था। वसा अम्ल के तोड़ने के लिए हमने वसा अम्ल को किसमें बदला, एसिटाइल कोएंजाइमे, और वो एंटर हो गया तोड़ने वाले पाथ में। और जब बनाना है तो एसिटाइल कोएंजाइमे को निकाला और बना लिया। इसी प्रकार से प्रोटीन के संश्लेषण व विखंडन के दौरान भी होता है। इस प्रकार विखंडन की प्रक्रिया कम करता है, सजीवों में अपचय कहलाती है तथा संश्लेषण उपचय कहलाता है। सजीवों में अपचय विखंडन की प्रक्रिया कम करती है, सजीवों में अपचय कहलाती है तथा संश्लेषण उपचय कहलाता है। चूँकि श्वसनी पथ में अपचय उपचय दोनों ही हो रहा, ये रेस्पिरेटरी पाथवे में निर्माण भी हो रहा, विखंडन भी हो रहा, इसीलिए इसको एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं। तो इससे जो आपको बातें याद में रखनी है वो ये, अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो आपको इससे रिलेटेड बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए हम लोग के भोजन में मुख्य 3 कंपोनेंट है, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन
ये पॉलीसैकेराइड अप टू द लेवल ऑफ मोनोसैकेराइड, सरल शर्करा, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज। ग्लूकोज सब एंटर हो गया ग्लाइकोलिटिक पाथवे में, वो आपको याद ही होगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फास्फोग्लिसराइड, 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोइनोल पायरुवेट, पायरुवेट के बाद हमारा पायरुविक एसिड। तो ये आपका ग्लाइकोलिटिक पाथवे जिसमें ये चीज़ें बनेंगी। पायरुविक एसिड तब लिंक रिएक्शन से बदल दिया जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम में तब क्रेब्स साइकिल में एंटर होके पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया गया, जल कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये तो कार्बोहाइड्रेट का हो गया। प्रोटीन अगर एंटर होना चाहते हैं तो क्या होगा, प्रोटीन का पहले डाइजेशन होगा, प्रोटीएज एंजाइम उसको तोड़ देगा अमीनो एसिड तक, अमीनो एसिड में अमाइनो ग्रुप है, डीएमिनेशन होगा, डीएमिनेशन होने के बाद वो टूट गया पायरुविक एसिड तक। अब पायरुविक एसिड के रूप में वो एंटर हो गया श्वसनी पाथ में। लेकिन अगर हमें ज़रूरत है अमीनो एसिड बनाने की तो हम पायरुविक एसिड को इसमें से निकाल के अमीनो एसिड बना सकते हैं, और अमीनो एसिड से प्रोटीन का संश्लेषण हो सकता है विपरीत दिशा में भी, इधर भी और इधर भी। इसी तरह से वसा का ब्रेकडाउन, वसी अम्ल, ग्लीसरॉल। वसी अम्ल का सबसे पहले कन्वर्जन एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर ये एंटर हो गया श्वसनी पाथवे में। हमें वसी अम्ल बनाने हैं तो हमने इसमें से वापस ले लिया कि दे दो भैया जो तुम्हें दिया था, हमें ज़रूरत है। एसिटाइल कोएंजाइम में लिया, एसिटाइल कोएंजाइम में से फैटी एसिड, और फैटी एसिड से फिर फैट का फर्दर निर्माण हो सकता है। इसी तरह से ग्लीसरॉल, पहले डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, उसका कन्वर्जन ग्लीसरॉल्डिहाइड में। तो ये जो है ये हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबोलिक पाथवे है। इसमें अपचय उपचय दोनों हो रहा है, सिंथेसिस भी हो रहा है, ब्रेकडाउन भी हो रहा है, एज पर नीड ऑफ बॉडी, जैसे कि समय की और हमारे बॉडी की आवश्यकता है, इसीलिए इसको एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं। ठीक है जी। सांस गुणांक पे आइए। अब हमारा आज का तीसरा और आखिरी है शायद ये सांस गुणांक, और इसके बाद आपका चैप्टर ये खत्म। सांस गुणांक। यदि सांस के श्वसन के दूसरे पक्ष को देखते हैं, अब हम जैसा कि जानते हैं ऑक्सीश्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड और उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का अनुपात को हम रेस्पिरेटरी कांस्टेंट या श्वसनीय अनुपात या सांस गुणांक बोलते हैं, श्वसन गुणांक बोलते हैं। तो श्वसन गुणांक इक्वल टू मुक्त हुई CO2 का आयतन, उपयोग में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन। CO2 का आयतन मुक्त हुई और उपयोग में लाई गई O2 का आयतन, इसका जो फल निकलेगा वो हम कहलाएगा हमारा सांस गुणांक, रेस्पिरेटरी कांस्टेंट। सांस गुणांक, रेस्पिरेटरी कांस्टेंट रेस्पिरेशन के दौरान उपयोग में लाने वाली श्वसनी क्रियाधार पर निर्भर करता है कि कौन सा सबस्ट्रेट आप बर्न कर रहे हो, फैट कर रहे हो कि प्रोटीन कर रहे हो कि आप ग्लूकोज कर रहे हो। जब कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के रूप में पूर्ण ऑक्सीकृत होता है, अगर कार्बोहाइड्रेट को कर रहे हैं तो सांस गुणांक 1 होगा। जब भी कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ये बात याद रख लीजिए, जब भी कार्बोहाइड्रेट शर्करा का हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं रेस्पिरेशन में तो सांस गुणांक 1 होगा, क्योंकि समान मात्रा में CO2 समान मात्रा में CO2 मुक्त हुई और O2 यूज हुई, उपयोग में लाई जाती, जैसा कि समीकरण से स्पष्ट है। C6H12O6 + 6O2 एंड 6CO2 लिबरेटेड। तो 6CO2 लिबरेट हुई और 6CO2 डिवाइडेड बाई 6O2 1। तो रेस्पिरेटरी कांस्टेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 1। इस चीज़ को रख लीजिए। ठीक, हमेशा रेस्पिरेटरी कांस्टेंट क्या है, सांस गुणांक। सांस गुणांक क्या है कि सांस गुणांक में जो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसको बर्न करने में कितने आयतन CO2 मुक्त हुई है डिवाइडेड बाय कितने आयतन O2 का इस्तेमाल हुआ। आगे आइए, इसके बाद सांस गुणांक 1 की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लें, जब सांस गुणांक में वसा यूज़ होती है तो सांस गुणांक 1 से कम हो जाता है। अगर वसा यूज़ हो रही तो सांस गुणांक 1 से कम हो जाएगा। वसा अम्ल ट्राइपाइटीन के उपयोग में आता है तथा इसकी गणना निम्नवत है। ये दे रखा है इन्होंने, ट्राइपामिटीन को जब इस्तेमाल कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो सांस गुणांक 0.7 है। ये रट लीजिएगा आप, C51H98O6 5198O6 2 C51H98O6 145 O2 यूज़ हुई है और 102 CO2 बनी है। तो 102 CO2 डिवाइडेड बाय 145 हमारी O2, 102/145 0.7 लेस देन 1। तो अगर फैटी एसिड्स वगैरह या फैट वगैरह यूज़ हो रहे हैं तो 0.7 रहता है, प्रोटीन यूज़ हो रहे हैं तो 0.9 रहता है, और अगर कार्बोहाइड्रेट यूज़ हो रहा है
तो 1 रहता है। इसको रटने का तरीका बहुत आसान है। देखिए, फैट लिखिए, प्रोटीन लिखिए और कार्बोहाइड्रेट लिखिए। फैट में स्पेलिंग सबसे कम, प्रोटीन में फैट की स्पेलिंग में अल्फ़ाबेट 3, प्रोटीन में 7 और कार्बोहाइड्रेट में और ज़्यादा। तो जिसमें कम उसको कम दे दीजिए, 0.7, 0.9, 1। 0.7 रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किसका, फैट का, 0.9 किसका, प्रोटीन का, 1 किसका, कार्बोहाइड्रेट का। यही आपसे पूछा जाता। और ट्राइपामिटीन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया तो इसको रट लीजिएगा, इसको ना भूलिएगा। C51H98O6 CHO लिखा आपने, 51986 टेलीफोन नंबर की तरह रट लीजिए। 102 CO2 बनी है और 145 O2 यूज़ हुई है। इतना याद रखिए, काम चलेगा आपका। जब प्रोटीन श्वसनधार के रूप में यूज़ होता तब अनुपात 0.9 होता। अभी हम लोगों ने बात करी प्रोटीन में रेस्पिरेटरी कॉन्स्टेंट 0.9 है। ठीक है जी। हाँ, यहाँ जानना महत्वपूर्ण है कि सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार अक्सर एक से अधिक होते हैं, किंतु शुद्ध वसा और शुद्ध प्रोटीन क्रियाधारों के रूप में उपयुक्त नहीं होते। ये आखिरी में आके इसने बोला कि जब भी, एक बात ध्यान में रखिए, सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार अक्सर एक से अधिक होते हैं, शुद्ध प्रोटीन और शुद्ध वसा नहीं युक्त होती, मिक्स्ड है, मिक्स डाइट है, तो मिक्स चीज़ें हैं जिनका हो रहा। यहाँ पे इंडिविजुअल का दिया गया है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आके अब आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म, पादपों में श्वसन। अगला चैप्टर मैं लगाने जा रहा हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को सेशन पसंद आ रहा होगा। मिलता हूँ जल्दी नए लेक्चर के साथ। आराम करिए और इसको पढ़ लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिए। जय राम जी।